गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। दिस इज अ वेरी बेसिकली स्टूडेंट्स को ये टॉपिक टफ लगता है, द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, जिसे हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम इस टॉपिक में जंप करने से पहले जानेंगे कि द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज brought about with the help of nerve cells that are called neurons। और न्यूरॉन के डिफरेंट पार्ट्स किस तरीके से नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, इसको जानने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम एक बार बेसिक इसका स्ट्रक्चर देख लें न्यूरॉन का। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझने के लिए इसके डिफरेंट पार्ट्स को देखेंगे सो दैट वी कैन easily understand how the nerve impulse is conducted। न्यूरॉन्स को अगर हम पढ़ेंगे, इसको हम 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज साइटोन। हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ रखा है, बट एक बार हम इसको रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। दिस पार्ट इज नोन एज साइटोन विच इज ऑल्सो नोन एज सेल बॉडी। और यहाँ पे दिस पार्ट इज नोन एज डेंड्रॉन, और ये स्मॉल प्रोजेक्शंस यहाँ पे निकले होते हैं दैट विल रिसीव द नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन। इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। दिस इज also called as small projections, small process excuse me। And the long tubular long structure thing, thread like structure it is looking like, and this is known as axon, also called as long process। Basically, the axon participates in the conduction of nerve impulse। वैसे तो ये सारे पार्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, बट आफ्टर द डेंड्राइट receives the nerve impulse from the previous neuron, it will be transferred via axon to the next neuron। okay? यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए, उसको ट्रांसमिट करने के लिए दिस एक्सॉन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक्सॉन के बारे में हम एक बात और जानेंगे दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। पहले तो हम ये बताते हैं कि द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। और इस नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन का ही होता है। टू कंडक्ट द नर्व इम्पल्स, दिस एक्सोलेमा दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ओके, पर हम यहां पे देखेंगे दिस एक्सॉन मे बी ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट टाइप मे बी myelinated and other may be non-myelinated। This is very fine structure। अभी क्या है कि इसके ऊपर एक माइलिन सीथ का स्ट्रक्चर होता है that will protect it from any mechanical injury। तो इसे हमने क्या बोला, it is माइलिन सीथ। और 2 माइलिन सीथ के बीच में ये जो गैप है
दिस इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर. ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं द एक्सॉन दैट हैज माइलिन शीथ अबव द एक्सोलेमा इज नोन एज माइलिनेटेड एक्सॉन, और द न्यूरॉन इज नोन एज माइलिनेटेड न्यूरॉन, and the neuron having non-myelinated axon is known as, or the neuron that doesn't contain myelin sheath on their axon is non-myelinated neuron or non-myelinated axon it can be called as. So this is the basic structure, और ये कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा. हमने बात किया माइलिनेटेड न्यूरॉन का और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन का. तो बेसिकली हमने जब अभी क्या बोला कि द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन जो है, दिस बेसिकली क्रिएट सम सिचुएशन दैट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो हम इसको भी इरेज कर रहे हैं और हम फाइनली मेम्ब्रेन के ऊपर आएंगे. तो हम बात करेंगे मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन. मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन किस तरीके से नर्व इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं. तो हम पहला कह रहे हैं कि क्रिएटिंग डिफरेंशियल परमिएबिलिटी. ऑफ membrane to sodium and potassium ions. ओके, तो पहला हम कह रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन है, इट क्रिएट्स डिफरेंशियल परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टुवर्ड्स सोडियम एंड पोटेशियम आयन. बेसिकली दीज टू आयंस participates mainly in the conduction of nerve impulse that will create a differential permeability along the membrane. And the second thing is this this differential permeability will regulate electric field across the membrane. ठीक है, हम इसको डिटेल में भी देखेंगे. पहले तो हमने कहा कि मेम्ब्रेन जो है एक्सॉन का, दैट विल क्रिएट डिफरेंशियल परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टुवर्ड्स टू सोडियम एंड पोटेशियम आयन. और दूसरा हम कह रहे हैं इट विल लीड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल लीड टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. एंड दीज टू phenomena will lead to bring critical threshold of charge to excite the nerve fiber. ठीक है, हमने कहा कि ये जो डिफरेंशियल परमेबिलिटी जनरेट होगा, सोडियम और पोटेशियम के लिए अलग अलग डिफरेंशियल परमेबिलिटी अलाउ की जाएगी मेम्ब्रेन के द्वारा, और दिस विल लीड टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस विल लीड टू क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन. और ये चीजें मिलकर क्या करेंगी, दिस विल जनरेट अ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड, जिसके कारण जो हमारा नर्व फाइबर है इट विल एक्साइट, इट विल कम फ्रॉम रेस्टिंग स्टेट टू एक्साइटेबल स्टेट, जो कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. तो बेसिकली अब इस फीचर पे हम कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को हम डिफाइन कर सकते हैं
तो हम इसको कह सकते हैं द नर्व इम्पल्स इज केमिको इलेक्ट्रिकल चेंज in the membrane of nerve fiber produced by stimulus at one end and carried along the nerve fiber. बेसिकली ये कैरिड होगा एक्सॉन के थ्रू टू इट्स टर्मिनेशन विदाउट एनी चेंज इन इट्स एम्पलीट्यूड. एक बार हम समझेंगे कि हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में. तो अभी हमने बात किया द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन और द मेम्ब्रेन एक्सोलेमा दैट क्रिएट्स टू काइंड ऑफ सिचुएशन. फर्स्ट इज डिफरेंशियल परमेबिलिटी एंड दैट लीड्स टू द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट. ओके, तो नर्व इम्पल्स इज केमिको इलेक्ट्रिकल चेंज इन द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर. और ये स्टार्ट होता है या फिर इसको इंट्रोड्यूस या इसको इंड्यूस किया जाता है एक स्टिमुलस के थ्रू. व्हेन द नर्व फाइबर विल रिसीव अ स्टिमुलस देयर विल बी केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल चेंज इन द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर एट वन एंड, जहां से वो रिसीव हो रहा है. और ये जो रिसीव हुआ ये फर्दर कैरीड अलोंग होगा, यानी कि आगे की तरफ मूव करेगा along the nerve fiber और एक्सॉन, जहां पे इसको टर्मिनेशन होगा और फाइनली ये किसी और न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगा. और इस पूरे प्रोसेस में इसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा. ओके, सो द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज केमिको इलेक्ट्रिकल चेंज इन द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व फाइबर प्रोड्यूस्ड बाय स्टिमुलस एट वन एंड एंड कैरीड अलोंग द नर्व फाइबर to its termination without any change in its amplitude. अब हम इसकी अगर बात करें तो क्या क्या फीचर है इस नर्व इम्पल्स को जो स्टिमुलस मिलता है. इस स्टिमुलस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. जैसे पहला बात हम करेंगे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. दूसरा सिचुएशन होगा सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का. तो ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्या है? तो बेसिकली ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस और सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है ये क्या है एक्चुअली में कि जो हमारे नर्व इम्पल्स में ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन से चेंजेस आते हैं, तो इसको जनरेट करने के लिए जो स्टिमुलस है उसके पास इतना एटलीस्ट एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए कि वो इस स्टिमुलस के कारण नर्व फाइबर में नर्व के अंदर नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करा सके. इट मस्ट हैव दैट एक्शन पोटेंशियल टू ब्रिंग द कंडक्शन इन नर्व. सो दैट हम लोग थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को कह सकते हैं कि इट मस्ट हैव intensity to produce action potential. जो नॉर्मली हम बोलते हैं -15 मिलीवोल्ट होता है. दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. ठीक है, यानी कि एटलीस्ट -15 मिलीवोल्ट का डिफरेंस होना जरूरी है मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में. अदरवाइज
जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन है वो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज दिस स्टिमुलस विल बी ऑफ नो यूज। बट हम अगर बात करें इस सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की, तो इसे हम कहते हैं कि जब ये हमारा थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से इसकी कैपेसिटी या इंटेंसिटी कम होती है तो हम उसको सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। तो हम बात करेंगे इट doesn't have intensity to produce एक्शन पोटेंशियल। तो इस केस में एक और सिचुएशन आ सकता है कि बहुत सारे यानी कि मोर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस stimulus excuse me, more subthreshold stimulus can be added to bring excuse me, थोड़ी जुकाम हो रही है, to bring action potential। और इस सिचुएशन को हम कहते हैं समेशन। द सिचुएशन इज कॉल्ड एज समेशन। अभी यहां पे क्या है कि नर्व इंपल्स को कंडक्ट कराने के लिए एटलीस्ट हमारे पास जो भी स्टिमुलस आ रहे हैं उनके पास इतनी इंटेंसिटी तो जरूर हो कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करा सके। बट समटाइम्स जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, जिसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स या फिर वो स्टिमुलस को जनरेट करा सके। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक से ज्यादा सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस ऐड हो जाते हैं और वो सब मिलकर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं समेशन। और जब हम इसके प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नर्व इंपल्स काम करता है, तो यहाँ पे एक ये जो हमारे नर्व इंपल्स है ये एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑल और नन प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज नोन एज ऑल और नन प्रिंसिपल। व्हाट डज इट मीन ऑल और नन प्रिंसिपल? इस प्रिंसिपल पर हमारा नर्व इंपल्स जो है वो जनरेट हो रहा है। तो पहले हमने बात किया थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का, फिर हमने बात किया सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का। तो एक्चुअली क्या है, अब इसमें हम दो सिचुएशन देख सकते हैं। जैसे हमने क्या बोला कि अगर सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस जो है अगर वो इंटेंसिटी इसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है कि वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके, तो हम यहां पे लिखेंगे स्टिमुलस may not produce एक्शन पोटेंशियल। और दूसरे में हम कह सकते हैं स्टिमुलस may produce एक्शन पोटेंशियल। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, आइदर इट विल कंप्लीटली कंडक्ट द नर्व इंपल्स, इस सिचुएशन में विल कंडक्ट, इरेज कर देती हूँ, विल कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल एंड इट won't conduct action potential. So either it will conduct the nerve impulse or it will not conduct the nerve impulse. So the principle is all or none principle. ऐसा नहीं कि ये मिक्स करके कुछ ऐसा करेगा कि नर्व इम्पल्स थोड़ा बहुत जनरेट किया और कुछ अमाउंट में किया, कुछ अमाउंट में नहीं किया। Either it will generate the nerve impulse or it will not generate the nerve impulse. तो इस टॉपिक पे हम आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ जो हमने मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की बात की,
तो ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी किस तरीके से, डिफरेंशियल परमेबिलिटी मेम्ब्रेन में मेंटेन होती है, इसके लिए हम कुछ मेम्ब्रेन पंप और वोल्टेज गेटेड चैनल्स की बात करेंगे. देन ओनली वी कैन मूव फॉर द एक्चुअल कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स. तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन की आयनिक प्रॉपर्टी, that will generate a differential permeability of sodium and potassium. तो बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस इन एंड अराउंड एन एक्सॉन, या एक्सोलेमा के एक्सटर्नल यानी कि एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड में और इंट्रासेलर फ्लूइड में किस तरीके से आयंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट मेनली मेंटेन द मेम्ब्रेन आयनिक प्रॉपर्टी. तो यहां पर हम बात करेंगे, पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या सिचुएशन होता है और किस तरीके से ये मेंटेन होता है. दिस इज एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड और यहाँ पे इंट्रासेलर फ्लूइड है एक्सॉन के अंदर, और ये हमने बनाया एक्सॉन. तो हम यहाँ बात करेंगे अलग अलग आयंस की, कि इनका कॉम्पोजिशन किस तरीके से होता है in extracellular fluid and intracellular fluid. तो पहले हम बात कर रहे हैं निगेटिवली चार्ज, लॉन्ग निगेटिवली चार्ज एनायन यानी प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं. तो इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इट इज लेस हम बात करेंगे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन की बात करेंगे. एंड क्लोराइड. ठीक है, हम यहाँ पे लिखते रहे, दिस इज निगेटिवली चार्ज्ड long protein that maintains the negative charge inside the axon or the unit millimole per liter. ठीक है, तो बेसिक सिनेरियो ये है. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें तो आयन का डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली इस तरीके से होता है एक्सॉन के अंदर और बाहर. अगर हम बात करेंगे तो ये निगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन इज मोर इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड. फिर हम बात कर रहे हैं सोडियम आयन की, मोर इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड. पोटेशियम आयन मोर इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड.
और ये क्लोराइड आयन, ये इसका कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है। बट जब हम यहाँ पे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स की बात कर रहे हैं या मेम्ब्रेन के डिफरेंशियल परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट हम यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका लिख सकते हैं, इट इज मोर इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली हमें ये जो डायग्राम है इट इज रिप्रेजेंटिंग, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो बाहर का मेम्ब्रेन है यानी कि एक्सोलेमा का जो ये मेम्ब्रेन है आउटर साइड में, इट इज मोर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द इनसाइड इट इज मोर नेगेटिव चार्ज्ड। या बेसिक हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मेम्ब्रेन में पंप्स होते हैं, देयर आर पंप्स एंड voltage gated channel that maintain the ions in and outside of the membrane। तो जब हम बात करते हैं पंप की, आगे हम डायग्राम में देखेंगे, इट इज एटीपी डिपेंडेंट एक्टिव प्रोसेस, और ये जो वोल्टेज गेटेड चैनल है दीज आर passive process that will move in which the ions will move along the concentration gradient। और पंप के केस में क्या होगा कि the ions are moved against the concentration gradient with the help of ATP। ओके, सो हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, पर फिर से हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है आयन का इन एंड अराउंड एक्सॉन, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन है ये लेस अमाउंट में है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है। सोडियम आयन इज मोर इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड देन इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और जो पोटेशियम आयन है इट इज मोर इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड लेस इन एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। और क्लोराइड आयन तो मोर है बट इट इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंट कंसंट्रेशन आ रहा है आयन का टू साइड्स ऑफ मेम्ब्रेन, दिस एक्चुअली जेनरेट डिफरेंशियल पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली इसके कारण क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल है, अगर हम बात करें यहाँ पे रेस्टिंग पोटेंशियल की, बेसिकली क्या होता है ना, जब हमारे पास स्टिमुलस रिसीव नहीं होता है, जब ये जो एक्सॉन है व्हेन इट डजंट रिसीव द स्टिमुलस, व्हेन इट डजंट रिसीव स्टिमुलस, तो ये रेस्टिंग फेज में होता है, यानी कि एक्साइटेबल स्टेज में होता है। इट कैन गेट एक्साइटेड एंड गेट डीपोलराइज्ड। तो उसको हम देखते हैं कि जो नर्व इम्पल्स है ये हमें समझ में आ गया। हम फर्दर देखते हैं कि जो नर्व इम्पल्स है ये किन किन स्टेप में इनका कंडक्शन होता है। तो इसको समझने के लिए हम इसको 3 स्टेप में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज रेस्टिंग स्टेज, जिसे हम पोलराइज स्टेट भी कहते हैं, या हम इसको एक्साइटेबल स्टेट भी कह सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे डी पोलराइज स्टेट की, दैट विल बी ब्रॉट अबाउट आफ्टर द स्टिमुलस इज रिसीव्ड। और उसके बाद जैसे ये कंडक्शन इसका आगे की तरफ होता जाएगा तो जो डीपोलराइज वाले पार्ट है इट विल बी ब्रिंग इन रेस्टिंग स्टेट, और जो रेस्टिंग स्टेट वाले वो डीपोलराइज स्टेट में आएंगे एंड द प्रोसेस इज नोन एज रीपोलराइज। ये इसको हम एक रीपोलराइज स्टेट के अंदर पढ़ सकते हैं।
और ये जो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स है इन 3 फेजेस में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अब इसको पूरा समझने के लिए कि रेस्टिंग स्टेट, डीपोलराइज स्टेट और रीपोलराइज स्टेट, इसमें ये पूरा का पूरा आयन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आयन की परमेबिलिटी किधर से किधर हो रही है, किधर पॉजिटिव आयन है, किधर नेगेटिव आयन है। तो इसके लिए हम एक आपको डायग्राम हम बनाते हैं इसको समझने के लिए। This is membrane, this is एक्सोलेमा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इधर है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो नॉर्मल कंडीशन में हमने बात किया, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। तो हमने क्या बात किया कि सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है और पोटेशियम का कंसंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होता है। और ये पंप किस तरीके से काम करते हैं, इट एक्ट अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज एटीपी ड्रिवन पंप, so we call it as active process। और इसके थ्रू हम बात कर सकते हैं और नेक्स्ट हम बात करेंगे, इस मेम्ब्रेन के पास है वोल्टेज गेटेड चैनल, और है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग एक्ट करेंगे, इट विल एक्ट अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इसमें क्या होने जा रहा है, सॉरी, ये सोडियम आयन अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे। यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा था और यहाँ पर कंसंट्रेशन कम था, तो ये ज़्यादा से कम की तरह, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ इट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ इट, इसके लिए ये मूव करेंगे। और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा था इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन में और ये एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन में मूव करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप है, दैट इज एटीपी ड्रिवन पंप। और ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम के अमाउंट को या कंसंट्रेशन को हाइक करेगा। और जो वोल्टेज गेटेड चैनल है, दे आर पैसिव प्रोसेस। तो ये जो पैसिवली काम कर रहे हैं और जो सोडियम आयन है ये और पोटेशियम आयन है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूव करेंगे। तो बेसिकली जो हमारा पूरा रेस्टिंग पोटेंशियल, डीपोलराइज स्टेट और जो रीपोलराइज स्टेट है वो इन सारे प्रोसेसेस को यूज करके कंडक्ट होता है। तो अब इन सारे स्टेप्स को लेकर हम आ रहे हैं टॉपिक पर, फर्स्ट स्टेट को डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज रेस्टिंग स्टेट या पोलराइज स्टेट, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्साइटेबल स्टेट। और फर्दर ये जो जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स है, बेसिकली ये जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स जो है डीपोलराइज एंड रीपोलराइज स्टेट के थ्रू हम इसको स्टडी करते हैं। और
जो हमने पहले डिस्कस किया कि जो मेम्ब्रेन की अपनी कैपेसिटी होती है आयंस को की परमेबिलिटी को मेंटेन करने की, दैट इज कंसिडर्ड अंडर रेस्टिंग स्टेट, जिसको हम लोग पोलराइज स्टेट या एक्साइटेबल स्टेट भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेट से। Actually what happens, this is resting state, this is axon in resting state। तो हमने क्या बात किया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है और इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है। पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन कम है। एनायन का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है और एनायन का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है। तो एक्चुअली यहाँ पे सिचुएशन क्या अराइज होता है, in resting state the membrane is more permeable to potassium ion in comparison to सोडियम आयन। ओके, तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, जो हमारा पोटेशियम आयन है ये परमिएबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी और पोटेशियम आयन की परमिएबिलिटी घट जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि जो सोडियम आयन है इसका कंसंट्रेशन तो ज्यादा रह जाएगा और जो इसकी परमिएबिलिटी है ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ जाएगी। तो पोटेशियम आयन विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और इनका कंसंट्रेशन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर आउटसाइड में बढ़ जाएगा। दैट विल क्रिएट, एक्चुअली पहले यहाँ पर पॉजिटिव कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा इन आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, एक्सक्यूज मी, and the membrane will be negatively charged inside. So this state is actually the situation, this is representing the situation of resting state in which sodium ion becomes less permeable। तो इनका कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ रहेगा बट पोटेशियम की परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। इट विल मूव आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन and this will bring the positive charge at the outside of the membrane and hence the membrane inside will be negatively charged and this phase is known as polarized state. This is known as polarized state and the next process is जो हमने बात किया, the second step is depolarized state, जिसमें कि स्टिमुलस को इंड्यूस कराया जाएगा। तो इसका हम डायग्राम देखते हैं। और इसका थ्रेशोल्ड होगा -70 मिलीवोल्ट, यानी कि जो हमारे मेम्ब्रेन है इनसाइड इट विल बी -70 millivolt less in comparison to the charge of outer side of the membrane.
ठीक है, यानी चार्ज डिफरेंस इज -70 मिलीवोल्ट अक्रॉस द आउटर लेयर एंड इनर लेयर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ चार्ज कैसे हो रहा है विथ द डिफरेंशियल पोलैरिटी। सोडियम आयन की पोलैरिटी सोडियम आयन की जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है दैट विल बी रिड्यूस्ड and the potassium ion permeability will be more. That's why it will generate a difference in the charge among the membrane. Next हम देख रहे हैं polarized state। तो polarized state की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से देखेंगे, क्योंकि अभी अब जो ये सिचुएशन है, जैसे ही स्टिमुलस यहाँ से रिसीव होगा, हम बात कर रहे हैं इस स्टिमुलस is received, ये एक्सॉन है, ASAP the stimulus is provided to axon। तो यहां पर क्या चेंजेस होगा, हम इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे फर्दर। हम कहेंगे दिस पार्ट इज इन रेस्टिंग स्टेट, क्योंकि अभी ये आगे की तरफ कंडक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये वाला पार्ट अभी रेस्टिंग फेज में है, और इस वाले पार्ट में डीपोलराइजेशन होगा, तो दिस पार्ट विल बी पोलराइज्ड। तो डीपोलराइजेशन के केस में क्या होगा, द सिचुएशन विल बी रिवर्स्ड। तो इसको हम लोग एक्साइटेड एक्सॉन भी कह सकते हैं। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स का ये डायरेक्शन है, एंड दिस एक्सॉन इज excited axon। as it gets stimulus it gets excited। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो मेम्ब्रेन है it will become more permeable, the depolarized part of the membrane will become more permeable to sodium ion। तो जो सोडियम आयन, इसको मैं आई थिंक मैं इसको इरेज कर देती हूँ, या इसको भी ये पोलराइज्ड स्टेट है, यहाँ पे सोडियम आयन का परमेबिलिटी लेस था, ओके, एंड K+ की परमेबिलिटी हाई थी, ओके। दिस वाज रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग स्टेट। एंड अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो हमारे सोडियम आयन है, इस कंडीशन में सोडियम आयन की परमिएबिलिटी विल बी मोर, और जो पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी है विल बी लेस। तो इस केस में क्या होगा, इस सोडियम आयन का मूवमेंट होगा इनर साइड में, मेम्ब्रेन के इन साइड में। तो द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन विल इंक्रीज इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन और इनसाइड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, and the concentration of potassium ion will be decreased inside। और क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है इट विल ब्रिंग सोडियम आयन इनसाइड एंड जस्ट मिनट, यहाँ पर सोडियम आयन का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे पोटेशियम आयन का जो है वो ई फ्लक्स होगा, एंड दिस विल, और ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट में एक्चुअली रेस्टिंग फेज में हमने क्या देखा था, दिस वाज positively charged and it was negatively charged toward inside, negative charges will be there, और बाहर की तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो हमारा डीपोलराइज वाला स्टेट है
क्योंकि जो सोडियम आयन है इसका इनफ्लक्स हो रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो अंदर की तरफ आएगा, and the reverse of the process from positive charge outside the membrane will bring the positive charge will be bring inside the membrane with the differential in permeability of membrane. और इस स्टेट को हम क्या कह रहे हैं, पोलराइज स्टेट कह रहे हैं, और ये फर्दर रेस्टिंग स्टेट में है। और ये जो डीपोलराइज स्टेट वाला जो इम्पल्स है इट विल बी कंडक्टेड टुवर्ड द रेस्टिंग फेज, और ये वाला फेज जो है इट विल अगेन ब्रिंग ये जो डीपोलराइज वाला स्टेट है इसको फिर से रेस्टिंग स्टेट पे लाया जाएगा, जिस प्रोसेस को हम कहेंगे रीपोलराइजेशन स्टेट। यहाँ पर एक स्टेप मिस हो गया था। 3 potassium will be bring outside through ATP pump and potassium will be bring, ये तो नॉर्मल प्रोसेस था, और 2 पोटेशियम को हम अंदर लेकर के आ रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस था पूरा, मैं फिर से इसको हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। द रेस्टिंग स्टेट में क्या हो रहा है, जो एक्सॉन है ये रेस्टिंग स्टेट में है, और जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन, नॉर्मली सोडियम आयन का कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेलुलर मेम्ब्रेन ये ज्यादा है, इनसाइड में कम है। बट फॉर द इन द रेस्टिंग स्टेट क्या होता है, ये एटीपी पंप विल मूव द सोडियम आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम है, बट तभी भी इसको एटीपी पंप के थ्रू हम इस सोडियम आयन को बाहर इफ्लक्स करेंगे, और पोटेशियम आयन को अंदर की तरफ इनफ्लक्स कराएंगे। और पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये पैसिव प्रोसेस के थ्रू इसका इफ्लक्स हो रहा है, और हमारे पास इनसाइड में जो चार्ज प्रोटीन है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, इनका कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, तो दिस विल मेंटेन द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द मेम्ब्रेन। और जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज यानी 3 सोडियम आयन विल बी इफ्लक्स आउट ऑफ द मेम्ब्रेन, और ये जो 2 पोटेशियम आयन है इनका इफ्लक्स हो रहा है, तो कंसंट्रेशन किसका, पॉजिटिव चार्ज का बाहर की तरफ ज्यादा इफ्लक्स हो रहा है। So this will maintain this positive charge outside of the membrane, and negative charge will be maintained inside the axon. This condition is maintained in resting state, और जैसे ही एक स्टिमुलस रिसीव होगा this axon will get excited, और ये जो परमेबिलिटी थी आयंस की this will be reversed, और इसके रिवर्स होने पर क्या होगा कि जो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा था एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, दैट विल ब्रिंग टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और यहाँ पर एक्चुअली पोटेशियम एक्चुअली यहाँ पर परमेबिलिटी जो है वो पोटेशियम की कम हो जाएगी इस कंडीशन में, और सोडियम का जो वोल्टेज गेटेड चैनल है दैट विल बी ओपन, and the sodium will be bring inside the membrane, and this will maintain the positive charge inside the membrane and less positive charge outside the membrane, and this part will be known as the depolarized part of the axon, and rest will be in resting phase, and as the process will be maintained toward the resting state of the axon, और इस तरीके से कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस रेस्टिंग फेज विल बी ब्रिंग आउट टू डीपोलराइज स्टेट। और हम इसका एक डायग्राम अभी देख लेते हैं। जो लास्ट फेज है हमारा रीपोलराइजेशन वाला, जिसमें जस्ट रेस्टिंग फेज वाला कंडीशन आएगा। तो अभी हम जो लास्ट फेज है हमारा
उसमें बात करते हैं जिसमें हम तीनों केस की बात करेंगे, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रेस्टिंग की बात करेंगे। तो यहां पर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज रेस्टिंग पार्ट और ये हमारा कंडक्शन इस डायरेक्शन में हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। एंड दिस पार्ट विल बी डीपोलराइज्ड पार्ट, और ये वाला जो है, जो डीपोलराइज्ड वाला पार्ट था, नाउ इट इज गोइंग टू बी रीपोलराइज्ड। अगेन इस कंडीशन में क्या होगा कि जो पोटेशियम आयन है इसका ई फ्लक्स स्टार्ट होगा इन डीपोलराइज्ड स्टेट, और रीपोलराइज्ड स्टेट में हम बात करेंगे द पोटेशियम आयन विल मूव आउटसाइड। तो अब इस स्टेट में वापस से क्या होने जा रहा है कि मैं पहले इसका पूरा डायग्राम आपको बना देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। रेस्टिंग फेज में ये हमें पता है ये मेंटेन हो रहा है, और हम बात कर रहे हैं डीपोलराइज्ड स्टेट की। चार्जेस विल बी रिवर्स्ड इन द मेम्ब्रेन, और अगेन रीपोलराइज्ड स्टेट में क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल विल बी ओपन। यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, जो पोटेशियम आयन का मूवमेंट है इट विल बी इंक्रीज्ड टुवर्ड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। डीपोलराइजेशन एट वन साइट will lead to repolarization ठीक है। डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो रहा है, तो जो पार्ट पीछे वाला जो पार्ट था इट विल गेट रीपोलराइज्ड एंड द नेक्स्ट पार्ट विल बी गेट डीपोलराइज्ड, और ये डीपोलराइजेशन फिर इट वाज अ पावर कट, तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं फिर से। द डीपोलराइजेशन एट वन साइड विल लीड टू द रीपोलराइजेशन, यानी इस पोजीशन पे अभी रीपोलराइजेशन होगा, और जो डीपोलराइजेशन है इट विल नॉट लीड टुवर्ड्स रेस्टिंग पार्ट, एंड दिस रीपोलराइजेशन विल लीड टुवर्ड डीपोलराइज्ड स्टेट, और इस तरीके से नर्व इम्पल्स का कंडक्शन होगा इन दिस डायरेक्शन। और यहाँ पर हम बात करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ दिस रेस्टिंग पार्ट विल बी -70 मिलीवोल्ट, और यहाँ पर हम बात करेंगे अप्रोक्स +30 मिलीवोल्ट का। और वापस रीपोलराइज्ड स्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विल अगेन ब्रिंग ब्रॉट about approx 70 millivolt. So this was all about the conduction of nerve impulse. I hope आपको समझ में आया, और इसके आगे का पार्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। So thank you for today. Thank you everyone. वेट से पॉज होता है, स्क्वायर